सर ये बताइए कि अब थोड़ा सा मैक्रो में हम लोग समझना चाहते हैं, इस वक्त जो भी हमारी तस्वीर है डोमेस्टिक की दुनिया की, उसमें सबसे बड़ा फियर क्या है आपका इस मार्केट के संदर्भ में? देखो, ग्लोबली तो बहुत फियर है। एक अच्छी चीज़ क्या है, जो भी फियर हैं अपने, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, जो जियोपॉलिटिकल अभी जो एनवायरनमेंट है, फियर तो जेन्युइन है, रशिया का हो या चाइना ताइवान का हो। लेकिन सबको पता है ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सरप्राइज है, और बाजार बड़ा करेक्शन तभी आता है जब भी कोई सरप्राइज हो, नहीं तो बड़ा करेक्शन नहीं आता है। आज रशिया यूक्रेन का सरप्राइज था, इसके लिए उस टाइम थोड़ा करेक्शन आया। अगर पहले से, जैसे अभी चाइना और ताइवान पहले से लोग प्रिपेयर होने लग गए, तो जिस दिन होगा इवेंट उस दिन आएगा एक झटका, लेकिन ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड। आई थिंक फ्रॉम एन इंडिया परस्पेक्टिव भी ऐसा कोई अनयूजुअल झटका नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी करेंसी वी आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स, बट करेंसी डिप्रिशिएट तो हुई है, वी हैव टू कीप एन आई। बहुत 82 है, मैनेजेबल है। कभी रिस्क ऑफ हो गया दुनिया में बड़ा, तो करेंसी अपनी मैनेज होती कि नहीं। ऑयल इज़ अ बिग फैक्टर टू वॉच फॉर इंडिया। हमारा व्यू अगेन, ऑयल मुझे तो लगता है 60-65 ही हो जाएगा जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है और डिमांड डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सपोज कोई फिर से कोई 2 देशों में प्रॉब्लम हो गया, उसमें से एक ऑयल रिच है, तो हो सकता है झटके से 110-120 भी हो जाए। तो आई थिंक इंडिया टू सम एक्सटेंट इज डिपेंडेंट particularly on oil and forex from global environment. Otherwise, domestic India is doing very well. आज आप फेस्टिवल हम 3 साल बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं पहली बार नॉर्मल। आप भीड़ देखिए सब जगह। आप सबका जो भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है उनसे बात करिए, डिमांड इज बीन फिनोमिनल सितंबर के बाद में। शादियां पहले 50-100 में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, अब फिर से 500,000 लोगों की शादियां होने लग गई है। एंड वी लव टू स्पेंड ऑल दिस। आई थिंक डोमेस्टिक इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और जैसे भैया ने कहा, बैंकिंग सिस्टम एकदम क्लीन है, तो उनकी लैंडिंग करने की भी कैपेसिटी ज़्यादा है, और लैंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होनी है। सर हो सकता है मैं भी बहुत ही इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे इतनी भीड़, इतना बिजनेस दिख रहा है। गाड़ियों की बुकिंग देखिए, 8-10 लाख गाड़ी इस साल के लिए बुकिंग है। इस साल शायद बता रही 4 व्हीलर में रिकॉर्ड सेलिंग होगी, 38 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी। 2 व्हीलर में देखिए वहाँ भी तेज़ पिकअप है। आपका फियर क्या है रामदेव सर? ऑयल वाला लगता है या करेंसी का लगता है, या आपको लगता है कि यूएस में इतने ब्याज दरें बढ़ा दे रहे हैं तो फिर वो कैपिटल फ्लाइट बना रहेगा थोड़ा मुश्किल? आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरे को सबसे ज़्यादा वही जो कैपिटल फ्लाइट का है ना, कि देखिए जिस स्पीड से उन्होंने बढ़ाया है, देखिए ये क्या है, बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। आपने बढ़ा तो दिया 75 करके, देखिए उसका इफेक्ट 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये रास्ते में और बढ़ाएंगे तो मतलब क्या मतलब है ना। सी वी आर स्टिल अ सॉफ्ट कंट्री इन द सेंस दैट ऑयल हमारा इम्पोर्टेड है, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है 3%, करेंसी रिजर्व है अच्छा है, इसी कारण से हम इतना बड़ा कुशन दे सके। $650 बिलियन का अब 5.5 बचा है, वही 530 बचा है, तो वो पूरा तो अपन खर्च नहीं कर सकते, तो 25-50-100 और खर्च कर लोगे। उसके आगे तो आप भी बोलोगे भाई नाउ लेट द करेंसी गो वेयर एवर इट गोज। तो वो एक डेंजर लगता है कि अच्छा वो इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेगा तो मतलब बाहर माहौल जो बहुत ख़राब है। इंडिया इज़ ओएसिस, इंडिया एक्चुअली बहुत स्टेबल है। हमको जितने प्रॉब्लम है सब जियो पॉलिटिकल से है कि भाई यदि मेरा सप्लाई चेन पूरा का पूरा इम्पोर्टेड है, कंज्यूमर डोमेस्टिक है, या मेरा सप्लाई चेन इंडियन है बट मेरा कस्टमर फॉरेन का है, या दोनों ही बाहर के हैं, रॉ मटेरियल भी बाहर से आ रहा है और बायर भी बाहर है, फिर रिस्क। नाउ माई बैलेंस शीट इज इन द रिस्क। जैसे बैंक है, बैंक में क्या है, आपके कंज्यूमर भी यही हैं और डिपॉजिटर भी यही हैं, तो 100% लॉक्ड इन है यहाँ पर। सो दैट इज़ द सेफेस्ट बिजनेस अभी के माहौल में, जब ज़्यादा आपका फॉरवर्ड लिंकेज ना हो। अभी ज़्यादा फॉरवर्ड जैसे आईटी है, आईटी में सबसे बड़ा डर क्या है, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर तो मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई कंपनी नहीं है। अब इतना मतलब ऑलमोस्ट लाख, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का नफ़ा है, वो भी सब फ्री कैश फ्लो है, तो ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा डर ये है कि कितना बड़ा रिसेशन होगा, यदि होगा तो, अभी पता नहीं कितना होगा, नहीं होगा तो वो डर के मारे जो है ना, दैट फियर इज़ व्हाट इज़ किलिंग द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। वो करेक्शन होते जाएगा जब तक ये बात नहीं आती कि भाई नाउ देयर इज़ अ पीस इन द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक साइकिल इज नाउ गोइंग टू, मतलब इट हैज़ हिट द, सो डोंट फाइट द फेड। बेसिकली थिंग इज कि जब तक फेड इज ट्राइंग टू गेट दैट 2% इन्फ्लेशन व्हाट एवर दे वांट, तब तक जो है ना उनके सामने खेलने का नहीं, तो वो एक डर है। सो क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन रुपी में, इंडियन फॉरेक्स के ऊपर, एंड उसका कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर साइड, और उसके हिसाब से फिर देन वेदर द कंपनीज कैन पास ऑन, कि बहुत कम कंपनी इनका प्राइसिंग पावर है,
बहुत कम कंपनी, 25-50 कंपनी होंगे हु कैन पास ऑन एवरीथिंग। तो सो जो अर्निंग्स जो रिस्क है, मेरे को सबसे बड़ा रिस्क लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यदि बनते हैं तो बाकी दुनिया कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर रिसेशन होगा तो उसको इंडिया जैसी कंट्रीज को बड़ा फायदा होता है, सही है ये? क्या होगा? इंडिया जैसी कंट्रीज को बहुत फायदा होता है अगर यूएस में रिसेशन है तो? कोई ऐसा कोई यदि विश्व यदि स्लो डाउन होता है, हाँ, हर कंट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमको सब इंटरडिपेंडेंट है, हाँ, कहीं कहीं से लिंकेज है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे एफआई हो, चाहे रेमिटेंस हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स हो, हर चीज़ लिंकेज है। आई डोंट थिंक कि मतलब अमेरिका एकदम स्लो डाउन हो जाए, जीरो हो जाए, 2% नेगेटिव हो जाए, और हम grow इंडिया विल करते हैं। कीप स्टैंडिंग लाइक अ रॉक एंड 7% ग्रोथ विल कीप हैपनिंग। मेरे को नहीं लगता है। ऐसा होता नहीं। सुनिए सर, एक बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन, आप मुझे उसमें थोड़ा समझाइए। पिछले कुछ 1-2 साल कह सकते हैं आप, या कोरोना के बाद से रादर, कि दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो फ्री मार्केट से स्ट्रक्चरली थोड़ा चेंज होके गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट में आ गई, क्योंकि उस समय बहुत पैसा डाला गया, फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए। दुनिया भर में हर इकोनॉमीज में ऐसा हुआ, और गवर्नमेंट के कहने पे प्रिंट किए गए पैसे कि इस सेक्टर को दो, इस सेक्टर को दो, और काउंटर गारंटीज ली गई। फ्रांस में और इटली में, जर्मनी में तो सरकार ने काउंटर गारंटी ली कि आप इसको दीजिए, और इसीलिए वहाँ डेट टू जीडीपी 300-300% तक पहुंच रहा। फ्रांस में तो 400-500% है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही जहां गवर्नमेंट डिसाइड कर रही कि इकोनॉमी कैसे रन करेगी, रादर की फ्री मार्केट करे। ये एक अच्छी स्थिति है कि ये आपको लगता है कि थोड़ी बुरी स्थिति है? पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम पे ये बहुत नेसेसरी था। आप कभी सीरियसली कोई बीमार होता है, हमको पता है स्टेरॉइड देना बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन तब अगर स्टेरॉइड नहीं दोगे तो फिर वो बचेगा ही नहीं आदमी। अब तब बोलोगे नहीं मैं इसको है ना ऐसी दवाई आयुर्वेदिक देता हूँ दवाई, तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नेसेसरी जो इन्फ्यूजन किया। और क्या है ना, आप इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाता है। तो वही उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। अभी एक बार सॉल्व करने की कोशिश की, अभी उसको दे हैव टू स्लोली पुल बैक। लेकिन उस दौरान ये रशिया और यूक्रेन का इशू आ गया, जिसके वजह से सब कमोडिटी के भाव ऊपर नीचे हो गए, सप्लाई चेन बहुत ये हो गई। तो आई थिंक यू आर राइट कि जो फेड है और दूसरे सेंट्रल बैंक है दुनिया में, वो सब ने सिंक्रोनाइज करके एक कॉल लिया है कि भाई चलो अभी इसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी पेनफुल भी होगा जब पैसा वापस लेंगे, लेकिन वील हैव टू बेयर इट। आई थिंक द अदर ट्रेंड इज डी ग्लोबलाइजेशन। लास्ट 15-20 साल में पूरी दुनिया है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ थी, कि सामान उधर से खरीदो जहां सबसे सस्ता बनता है, सर्विसेज वहां लो जहां सबसे सस्ती है। तो इंडिया बिकेम द सर्विस कैपिटल, चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ब्राजील बिकेम द एग्री कैपिटल। बट अब लोगों को लगता है कि नहीं, अभी मैं चाइना पे डिपेंडेंट हो गया, सेमीकंडक्टर अगर ताइवान पे कुछ हो गया तो यूएस को सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे। हमने देखा गैस रशिया ने नहीं दी तो यूरोप में बिजली के भाव 10-10 गुना बढ़ गए। तो आई थिंक नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मूव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें भी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो आपने पहले पूछा था कि रॉकेट होगा कि बॉम्ब होगा कि क्या होगा। रॉकेट का मजा है ना 15 सेकंड तक ही रहता है, बहुत मजा आता है, लेकिन वो 15 सेकंड में गायब हो जाता है। तो यू हैव टू बी इन सच अ सिनेरियो दैट। एक लास्ट सेक्टर में आपसे और समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की थ्योरी है, इसमें सर एक बहुत बड़ा विजिबल से दिखता होगा। जैसे हम लोग अभी कारों की चर्चा कर रहे हैं, तो 10 लाख से ऊपर वाली कारें बहुत बिक रही हैं, उससे कम वॉल्यूम में थोड़ा कम वॉल्यूम हो, कम मतलब रन रेट कम। या आप कपड़ों में जाइए तो वहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, मास वाले प्रोडक्ट में उतनी डिमांड नहीं है। ये किसी भी चीज़ में आप लाइफ स्टाइल में जाइए तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो गया, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं के शेप रिकवरी है। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर की तरह हम लोग सोचें तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब मान्यवर को ले लीजिए आप, हर साल 30-40 लाख शादियाँ होती हैं, उसमें से अगर 10% भी उन्होंने गेन किया, जो कि अकेले वही बड़े रिटेलर हैं, तो बड़ा भारी उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल थीम इंडिया में अब डेवलप हो रही है? हालांकि यहाँ पे अभी भी लुई विटॉन जैसा कोई ब्रांड नहीं है, तो ये एक थीम हो सकती है क्या, या ऐसा कुछ आप लोगों को दिखता है? देखिए, अभी रिकवरी लोअर एंड में, मिड एंड लोअर में थोड़ा डिलेड है। अपर एंड तो ऐसे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं भैया। हाँ, उनको इफेक्ट ही नहीं है। अभी मेरे को जितना कंज्यूम करना मैं करूँगा, जो मन में आ रहा है मैं खरीदूंगा। 3 साल से कुछ नहीं खरीदा तो चलो भाई पूरा नया वार्डरोब बदल दो, ये कर। तो वो चीज़, शादियाँ नहीं हुई थी, 3-3 साल की शादियाँ एक साथ हो रही 3 महीने में,
तो क्लियरली वो अपर एंड वाला जो है वो करेंगे कंजम्पशन, बिकॉज फॉर देम इट्स अ डिलेड कंजम्पशन। लेकिन जो नीचे वाले हैं, नीचे तबके के जो हैं, मिड एंड बिलो मिड, उनके पास जो है ना एक्चुअली जो कोविड Aspiration. लेकिन वो कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। अब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, शायद कोविड का डर है या क्रॉप में डैमेज हो गया है या मतलब क्या प्रॉब्लम, लेकिन वो सेगमेंट जो है ना अभी तक आया नहीं ऊपर। आप देखिए मोटरसाइकिल्स में आपको आइशर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। ये तो क्लियर मतलब अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब वो सेगमेंट कोई और जीत के गया है, भाई वही है, वो सेगमेंट ही वही बंदा है, 75-80 टका वो लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली जो मास है जिनको एंट्री लेवल जो चाहिए वो उसमें वो उठाव है नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चाहे रूरल में हो चाहे सेमी अर्बन में हो। द लोअर एंड के लोग हैं उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इनकम शायद ठीक ठाक हो या जॉब लॉसेस पूरे नहीं हुए हों, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लैकिंग इन द मिड टू दिस रूरल इंडिया एंड दैट में टेक। मैं बजाज फाइनेंस में बात कर रहा था, वो बोल रहे थे इट विल टेक 18 मंथ्स और से 12-15 महीना और यहाँ से रिकवरी चालू है बोलते हैं। हो सकता है अक्टूबर का नाम ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे रिकवरी होगा, लेकिन बोल रहे हैं कि 12 महीना लगेगा फॉर द एंटायर कंट्री टू कम बैक टू द फुल फोर्स। सर आपका व्यू क्या है इसमें? मैंने आज उससे मैंने बात भी की बजाज ऑटो के राकेश शर्मा जी से, तो वो भी ये कह रहे थे कि 125 सीसी ऑनवर्ड्स खूब बिक्री हो रही है, 100 सीसी वाली कम बिक रही है। ये 2-3 चीजें हैं। एक तो बहुत क्लियर है, इन्फ्लेशन की मार है ना नीचे वालों को ज्यादा लगती है, बिकॉज एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम उनका कॉस्ट बहुत जोर से बढ़ जाता है। अगर सपोज आप 20,000 रुपया महीने का कमा रहे हो, आप पहले 3,000 रुपया सेविंग करते थे और आपका 17,000 का कॉस्ट अगर 10% से बढ़ गया तो आपकी सेविंग रह गई 5% ऑफ योर टोटल इनकम। बड़े वाले को उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज सेविंग इज बिग एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। तो वो है। दूसरा ऑब्वियसली एस्पिरेशन, एक कैटेगरी ऑफ लोगों को एस्पिरेशन है। तो इंडिया इज डिवाइडेड, बहुत 3-4 टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो बराबर है, लेकिन उसमें अगर आप देखो टोटल कंजम्पशन का, अगर आप प्रीमियम कार देखो, टोटल कार सेल्स का वो परसेंटेज होगा 5%, 7%। आपने अरमानी और ये सब की बात की, टोटल कंजम्पशन का 1% होगा। अभी उसमें वो 50 टका भी बढ़ता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बाकी 98-99% तो बहुत ही है। तो आई थिंक ये सब जगह है, इंडिया में नहीं है। मैं तो अभी यूएस जाके आया, उसके पहले मैं यूके में था। आई थिंक नीचे के लेवल पे आप वॉलमार्ट का कॉमेंट्री सुनो, वो बोलेगा भाई नहीं, देयर इज डी ग्रोथ। बट आप एलवी की कॉमेंट्री सुनो, बोले पर्स में 6 महीने की वेटिंग है। वो सेगमेंट अलग है। That segment is maybe 0.5%, 1% of total sales. Walmart is everyday sales. So I think there is difference, और वो रहेगा थोड़े दिन तक। वो रहेगा। तो ये हम लोगों ने चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सर सीखी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है दिवाली के मौके पे। हम आपको, वो कहते हैं ना, मछली पकड़ के मत दो, पकड़ना सिखा दो। तो आप लोगों ने हमारे दर्शकों को वो नॉलेज दिया है जिससे वो खुद अपने आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आप बस 30 सेकंड में सर हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और मंत्र दे दीजिए कि उनको क्या करना है। मछली देनी है। मछली देनी नहीं, पकड़ के सिखाना है। कैसे पकड़े हुए सिखाना है सर? दर्शकों के लिए संदेश क्या है आपका? मेरा दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि ये कंपाउंडेड मार्केट है। मैं 40 साल से देख रहा हूँ 12-13%, 14% बनाता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स टुडे, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि अगले 10-15 साल में भी ये रेट से नहीं बनेंगे पैसे। तो पैसे बनेंगे, लेकिन आपको पेशेंस लाना है, धैर्य। हाँ, धैर्य रखें, आप धैर्य रखें और जितनी कैपेसिटी हो उतना ही खरीदें आप, लीवरेज ना करें बाजार में। इक्विटी का मजा क्या है? इक्विटी इटसेल्फ इज लीवरेज। लास्ट में सब बचता है, तब जाके आपको डिविडेंड आता है। तो बहुत लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको जो है ना मिसयूज ना करें। ये लॉन्ग टर्म एसेट है, आप लॉन्ग टर्म सोचें। यदि लॉन्ग टर्म सोचने का नहीं है, यहाँ आओ ही मत आप, और आपको पैसे बहुत बनेंगे यदि लॉन्ग टर्म सोचेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सुनील सर, आपका संदेश। देखो, एक तो आप देखिए, आपका शो का नाम है दिवाली से दिवाली तक। लास्ट दिवाली से ये दिवाली इंडियन मार्केट इज फ्लैट, और एक साल में क्या क्या नहीं हुआ। चाइना में डिजिटल प्रॉब्लम हुआ, रियल एस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, रशिया यूक्रेन का इशू हुआ, इन्फ्लेशन 30-40 ईयर हाई, इंटरेस्ट रेट 3 महीने में 2.5-3 टका बढ़ गया। जो भी प्रॉब्लम होना था, कितने प्रॉब्लम हो गए, फिर भी एज अ कंट्री हम दिवाली से दिवाली तक फ्लैट हैं।
यू नो। तो आई थिंक दैट शोज कि इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये दुनिया को आउट परफॉर्म करेगी। अभी भैया की बात से मैं एकदम सहमत हूँ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा एक है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रो होगा और आप पॉजिटिव हैं तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है देश मर जाएगा, इक्विटी डूब जाएगी, तो आप फिर इन्वेस्ट ही मत करिए ना, बिकॉज दिस इज अ एसेट क्लास विच इज ओनली फॉर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्ट पीपल। Yes. अगर आप नेगेटिव है तो आप सोना रखिए या तो गद्दे के नीचे है ना नोट रखिए। इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे, देन ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब वो प्रोफेशनल ऑप्टिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेवन एंड पेसिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेल। यस, प्रोफेशनल निराशावादियों के लिए मार्केट बहुत अच्छा नहीं होता। हमारे दोनों सर्स ने, सुनील सर ने, रामदेव सर ने हमें ये बताया कि अगर आप पेशेंस रखेंगे और इंडिया की स्टोरी पे भरोसा रखेंगे तो आप वाकई अपनी समृद्धि के लिए खुद अपना इतिहास, अपना मुस्तकबिल लिख सकते हैं। किसी ने मुझे बताया कि आप सबसे बुरा दिन था खरीदने का स्टॉक दिसंबर 2007 का, उसके बाद मार्केट का क्या हुआ हिस्ट्री है। लेकिन आज उसी व्यक्ति का जिसने सबसे ख़राब दिन खरीदा था, आज आप 2022 में देखेंगे तो 4 गुना उसका ही मार्केट हो चुका है। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए हिंदुस्तान की स्टोरी पे, और पेशेंस होना चाहिए, जो रामदेव सर कह रहे हैं कि वो मूल है। आप चुपचाप धैर्य से आराम से बैठिए, नॉइज़ को कट करिए और समृद्धि के मंत्र आवाज़ देख के सीखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर, सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक बहुत बहुत